हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, शुभ संध्या एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएसटीसी बीएड विवाद की सुनवाई 4 फरवरी को हुई। इसका आप सबको पता है और आपको ये भी पता है कि इस सुनवाई में बीएसटीसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुए और बीएड की तरफ से भारत के पूर्व महान न्यायवादी मुकुल रोहतगी पेश हुए और उनके साथ देवेल बनर्जी, नरेश कौशिक। इस सुप्रीम कोर्ट की जो 4 फरवरी की हीयरिंग थी, इसकी आउटकम क्या रही? ये ऑर्डर आप सबके पास पहले ही आ चुका है। मेरे पास भी कल मैंने मैसेज अपने ग्रुप में डाल दिया था तुरंत ही। तो आज मेरे पास कई क्वेरीज आई थी और कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो आउटकम थी, पहली, परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज अलाउड, यानी कि बीएड की जो रिट पिटीशन है, एसएलपी है, वो कोर्ट ने अलाउड कर दी, उसको एक्सेप्ट कर लिया। कल इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में बहस हुई थी कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या डिसमिस किया जाए, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट होने के कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये सब बातें आपको पता है। आपको ये भी पता है कि कल के ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की, ना तो बीएड के पक्ष में, बीएड की फेवर में किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं दिया। उनका फेवर था कि वो अप्लाई करें, ना तो वो अप्लाई बीएड को अप्लाई करने के ऑर्डर हुए, ना ही जोधपुर खंडपीठ के जो जजमेंट है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। एक बात और मैं आपको बता दूं इस विषय में कि जो असलम चोपदार जी हैं, उन्होंने कई दिन पहले एक वीडियो में, आप सबको पता होगा, कहा था कि हमारे वकील एनसीटी के वकीलों से बैठक कर चुके हैं और दोनों साथ मिलकर एसएलपी डालेंगे। तो उस वक्त, उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो असलम चोपदार जी हैं इस विषय में गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि एनसीटी के वकीलों ने बीएड के वकील एनसीटी के वकीलों से तो जरूर मिले, एडवोकेट से तो जरूर मिले, लेकिन बीएड की एनसीटी की तरफ से इस प्रकार की किसी भी बैठक से इनकार किया गया कि हमने उनके बीएड के वकीलों के साथ या एडवोकेट्स के साथ किसी प्रकार की कोई बैठक की हो सकता है असलम चोपदार जी के जो वकील हैं एनसीटी के जो एडवोकेट्स हैं उनसे मिले हों, लेकिन इस प्रकार जैसे उन्होंने बड़े दावे से ये बात कही थी कि एनसीटी हमारे साथ मिलकर एसएलपी डालेगी, तो आपने देख ही लिया कि उनकी बात मिथ्या थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एनसीटी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई। तो एनसीटी कोर्ट में पेश न होने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया, किसको? एनसीटी को और यूनियन ऑफ इंडिया को। यूनियन ऑफ इंडिया को जो नोटिस और एनसीटी को जो नोटिस जारी किया गया, ये नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि बीएड ने जो जोधपुर खंडपीठ का जजमेंट है उस पर स्टे की डिमांड की थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया और स्टे पर बहस के लिए 22 तारीख को एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया को जो नोटिस है वो इश्यू कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि अभी स्टे नहीं हुआ है या स्टे नहीं होगा, ये कहना तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि ये सारा का सारा जो 22 तारीख को आर्ग्यूमेंट होगी उस पर डिपेंड करेगा। और जो स्टे पर उसी दिन 22 फरवरी को ही स्टे पर भी आर्ग्यूमेंट होगी, जब एनसीटी का रिप्लाई आएगा और यूनियन ऑफ इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, वो पेश होंगे, तब वो जवाब देंगे। जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया ने
पश्चिम बंगाल में एक लेटर, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसमें एक लेटर दिया था, एक रिप्लाई दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर खंडपीठ के जजमेंट के विरुद्ध एसएलपी में जा रही है, ये रिप्लाई उन्होंने दिया था। तो उस रिप्लाई के आलोक में केवल बीएड वालों ने अंदाज़ा लगाया और उस अंदाजे को ही यहाँ पर उन्होंने असलम चौकदार ने व्यक्त किया। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। और एनसीटी अब यदि सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो वो एक पार्टी के तौर पर नहीं, वो एक इस बात को समझने की कोशिश करें, यदि एनसीटी खुद जाती तो वो उसको विरोध करती, उसका जो जोधपुर खंडपीठ है उसके जजमेंट को क्वैश करवाने की कोशिश करती, लेकिन अब भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर एनसीटी पेश हो रही है। तो इसमें अंतर है, अब बीएड थर्ड पार्टी है और एनसीटी उसमें नोटिस के द्वारा पेश हो रही है। यूनियन ऑफ इंडिया भी उसमें नोटिस के द्वारा पेश हो रही है। खुद यूनियन ऑफ इंडिया या एनसीटी ने जोधपुर खंडपीठ के जजमेंट के विरुद्ध कोई भी जो है एसएलपी नहीं लगाई। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो एनसीटी और भारत सरकार का एसएलपी में पेश एसएलपी नहीं डालना, ये ईटीटी और बीएसटीसी के लिए बीएसटी के केस को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। तो अब इन सारी बातों के साथ, ये सारी बातें आप जानते हैं, हमारा मेन कंसर्न है ईटीटी 6635। ईटीटी 6635 में अब क्या करें, क्या करना चाहिए यूनियन को, क्या करना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट को। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, जैसा कि आप सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमने तो अपना काम कर दिया, अपने सर्विस रूल में बीएड को बार कर दिया, इसलिए हम हाई कोर्ट में ये प्रेयर नहीं कर सकते कि बीएड जो पटिशनर हैं उनको छोड़ के मेरिटोरियस को ज्वाइनिंग दे दी जाए। अब यूनियन की जिम्मेवारी है कि यूनियन इस बात को कहे, लेकिन यूनियन भी इस बात के लिए सहमत नहीं है, ईटीटी यूनियन, के बीएड पटिशनर को छोड़ के मेरिटोरियस को ज्वाइन करवा दिया जाए। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बता देता हूं, पंजाब गवर्नमेंट और यूनियन दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो अब मेरिटोरियस बच्चे करें क्या, ज्वाइन कैसे हों, क्योंकि एक बात तो निश्चित है, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के आलोक में, डिसीजन के परिप्रेक्ष्य में डेट 22 फरवरी से आगे की जाएगी और स्टे वैकेट होने वाला मेरे अनुसार स्टे वैकेट नहीं होगा। तो अब क्या करना चाहिए, मेरा तो इतना मानना है कि मेरिटोरियस जितने बच्चे हैं, इन मेरिटोरियस बच्चों को, मेरिटोरियस कैंडिडेट को माननीय हाई कोर्ट में एक प्रेयर देनी चाहिए, अपने अलग से प्रेयर देनी चाहिए सारे मेरिटोरियस बच्चों को कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आउटकम के आधार पर इस कंडीशन पर हमें अपॉइंटमेंट दे दी जाए और इस कंडीशन को हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में बेसिक डाल दिया जाए कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस केस में बीएसटीसी बीएड विवाद में, इस देवेश शर्मा केस में जो भी फैसला होगा उस फैसले की आउटकम के आधार पर ये ज्वाइनिंग दी जाती है इनको। तो जो फैसला होगा वो मान लिया जाएगा और जो ईटीटी के कैंडिडेट हैं मेरिटोरियस उनको ज्वाइन करवा दिया जाए। तो ये इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जितने मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो इकट्ठे हों और एक प्रेयर अलग से डालें, क्योंकि उसका नुकसान कुछ भी नहीं है और हो सकता है माननीय हाईकोर्ट उस पर विचार कर ले और स्टे सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जो फैसला हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को मना कर दिया, स्टे भी नहीं दिया, तो हो सकता है माननीय हाईकोर्ट इनकी प्रेयर सुन ले और इनको अलग से एक डिसीजन दे दे, अलाउ करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के
आउटकम के आधार पर दे दे। तो इसलिए ये बहुत सारी बातें थी आज जो मुझे करनी थी। इसके अलावा मैं एक बार फिर यूनियन से आग्रह करता हूं कि 5994 का नोटिफिकेशन भी जारी करवाया जाए। कोशिश की जाए कि 5994 का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी हो सरकार के बनने से पहले, और ताकि और उसका जो 66-35 का डिसीजन आए उसका कोरिजेंडम बाद में डाल दिया जाए। इसका एग्जाम 66-35 की रिक्रूटमेंट के बाद लिया जाए। तो इस प्रकार की कोई यदि बात बनती है तो यूनियन से मेरा आग्रह है ऐसी भी प्रेयर करे। तो दोस्तों आज इतना ही था, यही बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इसलिए आपको यदि मेरी बातें सही लगी, अच्छी लगी, मेरे चैनल पर कही गई बातें आपको रियल लगती हैं, तो चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।